स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों, today we are going to move towards our next lecture, that is socio-religious reform movement part 3. This will be the last part. आज socio-religious reform movement थोड़ा सा ख़त्म कर लेते हैं and thereafter we'll be moving on towards the next chapter tomorrow onward. So let's move forward, but again जाने से पहले you will get access to this PPT on the Telegram channel of us and on Instagram channel of us. You can ask me any doubts if you are having. So till now हम लोगों ने socio-religious reform movement, हिंदू सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कवर अप किए थे. वी हैड सीन व्हाट वाज द बेसिक प्रॉब्लम विद इन आवर रिलीजन, कि कैसे वेद पुराण लिखे गए थे एंड देयर आफ्टर विद इन वेद एंड पुराण धर्मशास्त्र धर्मस्मृतिज वर क्रिएटेड. धर्मशास्त्र एंड धर्मस्मृतिज वर बाय एंड लार्ज लॉ बुक्स ऑफ हिंदू रिलीजन सिंस टाइम इमेमोरियल वी कैन से, एंड दिस पर्टिकुलर लॉ बुक्स हैड एनफोर्स वर्णाश्रम धर्म सिस्टम. इसकी वजह से लोअर जाति लोअर वर्ण की पोजीशन कैसे डिटेरियोरेट हुई थी. And thereafter we had also seen position of woman or how that particular woman was deteriorated in our condition, position of the. तो ये सारी चीज़ें एंड thereafter फिर हम लोगों ने इसके ऊपर के जितने भी रिलीजियस रिफॉर्म रहे हैं वो भी देख लिए, कि पहले बंगाल साइड में, thereafter बॉम्बे प्रोविंस साइड में, एंड धीरे धीरे करके अब ये वाली जो मूवमेंट है कैसे उन्होंने सिर्फ 2 ही सेक्शन को टारगेट करके रखा था, विच वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट. एक तो लोअर जाति लोअर वर्ण, दैट इज अनटचेबल मूवमेंट, thereafter वुमेन्स मूवमेंट. So now we need to take this aspect a bit forward and we need to enter कि पहले सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इस्लामिक रिलीजन, सिख रिलीजन एंड thereafter पारसी रिलीजन एंड thereafter फिर रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट के ऊपर हमने बात करके रखी थी, तो भी आज ही कवर अप करेंगे. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर फिर हमको एक थोड़ा बहुत एनालिटिकल एस्पेक्ट को भी कवर अप करना. So let's move forward in this regard now. As far as इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट्स आर कंसर्न, देन ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है. इस्लामिक रिलीजन का एक बेसिक एस्पेक्ट जिसके ऊपर मैंने आपको एंशिएंट और मीडियल पीरियड ऑफ टाइम में काफ़ी इलैबोरेटली बता के रखा था, इज बेसिकली कुरान. एंड कुरान से एसोसिएटेड लॉ बुक इज बेसिकली शरिया. जैसे हिंदू रिलीजन में धर्मशास्त्र धर्म ही है, इस्लामिक रिलीजन में इट इज शरिया. इट वॉज देयर लॉ बुक. एंड ये मैंने आपको पहले भी बता के रखा था कि 1947 के पहले, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं बना, कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग चालू नहीं हुआ, इसके पहले इस्लामिक लोगों के ऊपर यही लॉ बुक लगते थे. जैसे हिंदू रिलीजन के ऊपर धर्मशास्त्र धर्मस्मृति वाज इम्प्लीमेंटेड एंड कुरान एंड आफ्टर कंसिक्वेंटली शरिया में एक कंसेप्ट आपको हमेशा से ही दिखाई देगा. दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज ऑफ जिहाद. एंड जिहाद इज नथिंग बट अ रिलीजियस वॉरफेयर. अल्टीमेटली व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड जिहाद या फिर रिलीजियस वॉरफेयर. एंड कंसेप्ट इज वेरी प्लेन एंड सिंपल कि देयर इज वन लैंड ऑफ काफिर. इसको ये लोग हमेशा बोलते हैं दार उल काफिर. दार उल काफिर का ही मतलब होता है लैंड उल काफिर. एंड देयर आफ्टर इसको कन्वर्ट करना है लैंड ऑफ इस्लाम में. एंड दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट मतलब दारुल काफिर को दारुल हर्ब लैंड ऑफ इस्लाम में हम लोगों को क्या करना है, कन्वर्ट करना है. दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज द बेस ऑफ द एंटायर जिहाद. एंड फिर ये जिहाद कौन करेगा, तो जो जिहाद करेगा दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ रिलीजियस वॉरफेयर करने वाला एक्टिविटी या रिलीजियस वॉरियर. And that religious warrior is called as mujahid. तो मुजाहिद इज अ पर्सन हु इज अंडरटेकिंग जिहाद. जिहाद का मतलब क्या है, तो लैंड ऑफ काफिर है, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू लैंड ऑफ इस्लाम. एंड देन हु इज काफिर, तो काफिर इज बेसिकली नॉन इस्लामिक पर्सन. दैट हैज़ बीन द कोर कंसेप्ट ऑफ द इस्लामिक रिलीजन. इन ऑर्डर टू गिव इम्प्लीमेंटेशन टू दिस कंसेप्ट एक ज़माने में अरेबिक, देयर आफ्टर फिर वी कैन टॉक अबाउट टर्किश एंड देयर आफ्टर फिर रेस्ट ऑफ द इस्लामिक इन्वेडर्स अक्रॉस वर्ल्ड फैले. जैसे हम इंडिया की ही बात करें तो पहले अरेबिक इन्वेजन, देयर आफ्टर टर्किश इन्वेजन एंड अफगान इन्वेजन. इसमें बाय एंड लार्ज अगर हम लोग देखते हैं तो ऑब्वियसली इंडिया में आने से पहले सेंट्रल एशिया का बुद्धिस्ट रिलीजन जो इट वाज एनहाइलेटेड. एंड मॉडर्न डे ईरान, तब का पर्शिया, इसका ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन वाज आल्सो एनहाइलेटेड इन दिस पर्टिकुलर वे. हाउएवर ये वाले कंसेप्ट मीडियल इंडिया में ठीक थे, मीडिएवल वर्ल्ड में ठीक थे, व्हेन ऑब्वियसली धर्म युद्ध या फिर रिलीजियस वॉरफेयर वाज एन ऑर्डिनरी एस्पेक्ट. हर एक रिलीजन ही अपने हिसाब से करता ही करता था. हम लोगों ने एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में देखा था कि हाउ हिंदू रिलीजन सर्वाइव्ड एट द कॉस्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. एंड वैसे वर्ल्ड लेवल पर अल्टीमेटली जीविश रिलीजन वाज गोइंग टू सफर एट द हैंड ऑफ द इस्लामिक रिलीजन एंड क्रिश्चियन रिलीजन. क्रिश्चियन रिलीजन में सेम जो जिहाद है उसको क्रूसेड बोला जाता है, वो उनका कंसेप्ट है. यहाँ पे जिहाद चलता है. तो ये वाली जो कंसेप्ट है दे वर क्वाइट एट लार्ज इन अर्ली मीडिएवल पीरियड एज वेल एज अक्रॉस मीडिएवल पीरियड, not only in India but also across the world.
एंड ऑब्वियसली ये वाले कंसेप्ट अब काफ़ी पुराने हो चुके थे। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 19th सेंचुरी, इंडिया के ऊपर ब्रिटिश राज आ चुका है, इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न साइंसेस वे स्प्रेडिंग रैपिडली, मुगलों का राज जा चुका है, इंडिया इज टर्निंग क्विकली इनटू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इन दैट कैपेसिटी आप ये जिहाद वाला कंसेप्ट लेके बैठ नहीं सकते, यू आर रिक्वायर्ड टू हैव सर्टन काइंड ऑफ द रिफॉर्म इन इस्लामिक रिलीजन ऑल्सो। एंड यही रिफॉर्म करने का काम अल्टीमेटली फिर हम लोग को दिखाई देता है अहमदिया मूवमेंट अर्लीस्ट लेवल पे किया। अहमदिया मूवमेंट वॉज क्रिएटेड बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद इन 1889 एंड मिर्ज़ा गुलाम अहमद काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है, बिलोंग टू किदान। किदान जो है बेसिकली मॉडर्न डे पंजाब, इंडिया वाला पंजाब जो है वहीं पे है, अमृतसर से थोड़े ही दूर के ऊपर आपको एक किदान नाम का टाउन दिखाई देगा। एंड अल्टीमेटली इट वाज दिस पर्सन दैट इज़ मिर्ज़ा गुलाम अहमद जिन्होंने अल्टीमेटली एक नई मूवमेंट दैट इज़ अहमदिया मूवमेंट बनाई, जिनका सोल पर्पस था टू कैरी आउट रिलीजियस री इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जिहाद एंड रिलीजियस री इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मुजाहिद। फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज अल्टीमेटली इन्होंने अपने खुद के प्रिंसिपल जो है वो देने चालू कर लिए। ये खुद के प्रिंसिपल मतलब क्या है, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद का कहना था कि नाउ वी नीड टू बिलीव इन न्यू काइंड ऑफ जिहाद। एंड फिर ये जिहाद में अल्टीमेटली देयर इज़ वन पर्टिकुलर कंसेप्ट कॉल्ड एज अ जिहाद अल अकबर। जिहाद अल अकबर मतलब क्या है कि अपने अंदर की जो बुरी चीज़ें हैं उसको आप ख़त्म करोगे, रैदर देन बेसिकली किलिंग नॉन इस्लामिक पर्सन और कैरिंग हिज कन्वर्जन इनटू आवर रिलीजन। तो दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ द जिहाद। अगर आप आज के टाइम पे अगर कोई भी एक इस्लामिक बंदे से बात करोगे देन यू विल रियलाइज फॉर हिम दिस इज़ द जिहाद दैट इज़ किलिंग द इंटरनल बुराइया। So this is the new interpretation that was brought into Islamic religion by Ahmadiyya community. एंड फिर ये पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन गोज एग्जैक्टली अपोजिट टू द कोर इंटरप्रिटेशन या फिर ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुन्नी ऑर्थोडॉक्स पीपल दैट जिहाद का मतलब क्या है, तो रिलीजियस कन्वर्जन है रिलीजियस वॉरफेयर के थ्रू। तो ये वाला एक नया कंसेप्ट अब आपको दिखाई देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन कॉल्ड एज अ जिहाद अल कबीर। जिहाद अल कबीर का मतलब क्या है कि हम लोगों को पीसफुल प्रोपोगेशन ऑफ द इस्लामिक रिलीजन करना है, नॉट वाया सैफ मतलब स्वॉर्ड के थ्रू नहीं, बट वाया पेन। पेन का मतलब ऑब्वियसली कलम के थ्रू हम लोगों को अब ये नया स्प्रेड ऑफ जिहाद करना है। तो फोर्सिबल कन्वर्जन स्टॉप करेंगे, इक्वल रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन देंगे एंड वी विल लर्न टू लिव पीसफुली टुगेदर। बट व्हाइल लिविंग पीसफुली वी कैन बेसिकली कैरी आउट पीसफुल कन्वर्जन। पीसफुली अगर हम लोग किसी को कन्विंस कर पाए एंड फिर कन्वर्जन हुए तो फिर ठीक है। एंड आफ्टर फिर जिहाद अल असगर। जिहाद अल असगर का मतलब क्या है कि एकदम ही इस्लामिक रिलीजन जब खतरे में आएगा तब जाके यू हैव टू पिक अप द स्वॉर्ड एंड डिफेंड यू। तो दिस इज द न्यू इंटरप्रिटेशन जो अल्टीमेटली मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने दिया था। एंड उनके जो फॉलोवर है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम दे वर नोन एज अहमदिया पीपल एंड दैट्स ये अहमदिया पीपल जो है दे आर परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इवन टिल टुडे। अल्टीमेटली अहमदिया करते क्या है, तो ये बेसिकली कुरान एंड शरिया का जो नया इंटरप्रिटेशन है, लिबरल इंटरप्रिटेशन देते हैं रादर देन कंजर्वेटिव सुन्नी ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन दैट इज रिलीजियस वॉरफेयर, मुजाहिद, दारुल काफिर, दारुल हर्ब वाला कंसेप्ट। एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। अल्टीमेटली ये कम्युनिटी ज़्यादा चल नहीं पाई आज के टाइम पे। आउट ऑफ टोटल इस्लामिक पॉपुलेशन ओनली 1% पॉपुलेशन ये कम्युनिटी आज भी है। ये कम्युनिटी के जो मेन सेंटर है दैट इज़ बेसिकली किदान। ये कम्युनिटी का मेन सेंटर मक्का मदीना नहीं माना जाता, वो किदान है। एंड किदान में ही इनके सारे फॉलोवर जो है हमेशा आते हैं इन ऑर्डर टू पे देयर ट्रिब्यूट। एंड देयर आफ्टर ऑफ लेट ये पर्टिकुलर कम्युनिटी ये भी बिलीफ रखती है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद हिमसेल्फ वाज मसीहा। तो ये महदी है। महदी मतलब कौन, तो प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर के बाद एक और मसीहा आने वाला है और उसका नाम है महदी। तो बेसिकली वो महदी वाला टाइटल जो है ये लोगों ने इनको देके रखा हुआ है। तो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द रीज़न why this particular community is so persecuted. First of all, they are not believing the true interpretation of the Quran and Sharia, and they are also not believing in the verses या फिर saying of Prophet Muhammad Paigambar. For this particular community, there is a new interpretation of the jihad. For this particular community, there is new Masiha, that is Mahdi, that is Mirza Ghulam Ahmad. And अगर ये वाली चीज़ रहेगी तो ऑब्वियसली कम्युनिटी सुन्नी ऑर्थोडॉक्सियों के हाथ में मारी जाएगी। दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली हैपनिंग। बट फॉर सेफर पर्पज वी कैन कीप देम अंडर इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट। ये बेसिकली रिफॉर्म करना चाहते थे एंड रिफॉर्म के लिए ही इन्होंने मैक्सिमम वर्क करके रखे हैं। दे वर ऑल्सो प्रोपोगेटर ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन आवर कंट्री कि मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में वेस्टर्न एजुकेशन आना चाहिए, इसको भी उन्होंने सपोर्ट करके रखा हुआ था। एंड दैट सम्स अप इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट। सारा कुछ रिफॉर्म इस्लामिक रिलीजन हुए है।
इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि जहाँ पे हिंदू रिलीजन को एक ह्यूज बेनिफिट मिला बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टैक्ट विद द क्रिश्चियनिटी, या फिर वी कैन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमने देखा भी था कि बंगाली, बॉम्बे बेस्ड सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर, इस्लामिक कम्युनिटी के लोग कभी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए ही नहीं। इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड लेवल पे देयर इज़ अ ह्यूज डिस्प्यूट इन बिटवीन इस्लामिक रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन। क्यों? बिकॉज दोनों रिलीजन जिविश रिलीजन से बाहर आए हुए हैं। एंड देयर आफ्टर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि विद इन इंडिया जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो होल्ड है, पॉलिटिकल होल्ड, इट वाज इरेडिकेटेड बाय द ब्रिटिश इंडिया कंपनी। हमने देखा है कि इट वाज ब्रिटिशर्स जिन्होंने अल्टीमेटली बंगाल, अवध एंड देयर आफ्टर दिल्ली में बैठे हुए मुगल, ये जो कोर एरिया था इस्लामिक रिलीजन का, उसको कैप्चर करके अपने अंदर लाने का काम किया था। बाय एंड लार्ज इस्लामिक एलाइड सेक्शन वाज uprooted फ्रॉम आवर कंट्री एंड दैट्स व्हाई दे नेवर वेंट टू हैव एनी काइंड ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश। तो उसका लॉस ही मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा हुआ बिकॉज रिफॉर्म नहीं आ पाए, एंड जो रिफॉर्म आए उसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यकीन रखने के लिए रेडी नहीं है। द मोमेंट हैव डिस्कस कि वन ऑफ द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज आज के टाइम पे भी मानी जाती है। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन, दैट इज पारसी रिलीजन। एज फार एज पारसी रिलीजन इज कंसर्न, इनका एक्चुअल रिलीजन ज़ोरोएस्ट्रियन है। ऑब्वियसली ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन को इंडिया में बेसिकली पारसी रिलीजन भी बोला जाता है, पारसी लोग भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज ये मॉडर्न डे ईरान का रिलीजन, ईरान का जो पुराना नाम है वो पर्शिया रहा है। तो पर्शिया के रोल बिकेम पर्शियन, एंड फिर इसको धीरे धीरे इंडिया में मराठी में प्रिसाइजली पर्शियन के जगह वो पारसी लोग हो गए। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज लिविंग अराउंड मुंबई इवन टुडे, जैसे टाटा फैमिली हो सकती है, बिरला फैमिली हो सकती है, मिस्त्री वाला, पूना वाला, ये वाले जो लोग दिखाई देते, ये सारे ये पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोवर रहे हैं। दिस पर्टिकुलर रिलीजन हैड टू फेस ह्यूज रिलीजियस परसिक्यूशन एट द हैंड ऑफ द इस्लामिक इन्वेडर इन बिटवीन 7 से लेके 9th सेंचुरी एडी। एंड 7 to 9 सेंचुरी एडी में जैसे ही ईरान में, पर्शिया में देयर वाज अ ह्यूज वे ऑफ द इन्वेजन, तो बहुत सारे पारसी लोग कन्वर्ट किए गए इनटू इस्लामिक रिलीजन, बट सम ऑफ देम एस्केप एंड दे स्टार्टेड टू अराइव ऑन द वेस्टर्न कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। इनिशियल लेवल पे गुजरात, देयर आफ्टर फिर महाराष्ट्र एंड देयर आफ्टर केरला में इनका काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली राइट नाउ सिर्फ महाराष्ट्र, मुंबई के अराउंड ही इनका मैक्सिमम बेस बना हुआ है। Rest of the population has shifted to United States now. But in any ways, ultimately this particular religion, इसको बस Jewish religion से आपको कंपेयर नहीं कर। Jews लोगों को इंडिया में यहूदी बोला जाता है। तो यहूदी लोग एंड पारसी लोग, इनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस। पारसी रिलीजन बहुत ही पुराना रिलीजन है, एज इक्विवेलेंट टू एज ऑफ Jewish religion we can say. बट ये दोनों अलग धर्म है। अब मैं इसमें और इन डिटेल नहीं जाऊँगा, जस्ट कन्फाइन आवर कोर्स डिस्कोर्स टू द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। ये पारसी लोग भी बेसिकली फायर वर्शिपर ही रहे हैं, एंड फायर वर्शिप के साथ साथ एक ज़माने में ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, देयर आफ्टर फिर हिंदू रिलीजन, एक दूसरे के दुश्मन रिलीजन भी माने जाते हैं। बिकॉज बोथ ऑफ देम वेर बाय एंड लार्ज कंसिडर्ड एज एन आर्यनिकल रिलीजन। ऐसा बाय एंड लार्ज माना जाता है कि आर्यन लोगों ने ही ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन निकाला है, एंड यही आर्यन लोगों ने हिंदू रिलीजन भी निकाल के रखा है। अब इसके भी मल्टीपल एविडेंसेस हमको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लेना है तो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन का वन ऑफ द सिग्निफिकेंट गॉड इज बेसिकली अहूरा माजदा। हाउएवर ये अहूर जो है ये बेसिकली असुर है। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है कि सिंधु रिवर, इसको पुराने टाइम पे हिंदू रिवर भी बोला जाता था बाय द अरेबिक पीपल। तो स का प्रोनाउंसिएशन आपका ह में किया जाता था। सिंधु से ही तो अल्टीमेटली हिंदू आया है, बिकॉज अरेबिक पीपल कुड नेवर प्रोनाउंस स, दे कुड प्रोनाउंस स को ह, तो सिंधु बिकम हिंदू। वैसे ही फिर अल्टीमेटली असुर जो है वो बन गया आपका अहुर। तो अहुरा माजदा मतलब असुर लोग जो ये इनके भगवान हैं। एंड देयर आफ्टर इनका जो सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है, जिसको ज़ेंड अवेस्ता भी बोला जाता है, ये अवेस्ता में हम लोग को भर भर के इंस्टेंस मिलते हैं कि उनके लिए जो बेसिकली डीमॉन्स है, मतलब इनके जो दानव हैं, इनको हमेशा वो लोग देव नाम से बुलाया करते थे, जो बेसिकली हिंदू रिलीजन में गॉड उपाधि रखते हैं या फिर गॉड जो है बेसिकली माने जाते हैं। तो ये क्लियरली बताया देख सकते हो आप कि हमारे इसमें असुर लोग जो है वो दानव है, वो उनके लिए भगवान है, एंड उनके रिलीजन के जो भगवान है वो हमारे लिए बेसिकली क्या है, तो दानव बन के बैठे हुए हैं। तो दिस इज समथिंग दैट क्लियरली शोज कि दोनों रिलीजन बाय एंड लार्ज सिमिलर है, फायर वर्शिपर रहे हैं, एंड ये फायर वर्शिपर की वजह से जो प्रॉब्लम हमारे रिलीजन में है वो प्रॉब्लम उनके रिलीजन में भी रहा है। हाउएवर
मैंने आपको ये पहले भी समझा के रखा था कि प्रॉब्लम्स में अनटचेबिलिटी एंड आफ्टर फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम एंड कंसिक्वेंटली जाति सिस्टम, ये पेक्यूलियरिटी है हिंदू रिलीजन की। इसका इम्पैक्ट आपको ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन में नहीं दिखाई देगा, बट जो पोजीशन ऑफ द वुमन है वो इनमें और हम में सेम ही है। एंड इट इज़ प्रिसाइजली टू इम्प्लीमेंट और इम्प्रूव दैट फाइनली इन्होंने रहनुमाई माजदा एहसान सभा 1851 में बॉम्बे में बना के रखी थी, बॉम्बे सिटी में ही। रहनुमाई माजदा एहसान सभा मतलब बेसिकली रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन या फिर रिलीजियस रिफॉर्म सभा भी आप इसको बोल सकते हो। तो रहनुमाई माजदा एहसान सभा नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका प्राइमरी एस्पेक्ट वही रहा है कि क्या करना हम लोगों को। ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन में बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस आ गई है एंड इनका भी प्रिसाइज टारगेट वुमन ही हुआ करती थी। एंड वुमन का अपलिफ्टमेंट करना है हम लोगों को। पारसी वुमन के ऊपर पर्दा सिस्टम आ चुका है। पारसी वुमन जो है शी इज़ कन्फाइंड एट होम। एक ज़माने में इनको पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल राइट मिलते थे, अब नहीं मिल रहे हैं। ऑब्वियसली वी नीड टू बेसिकली अपलिफ्ट दिस वुमन एंड हम लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन जो है ये पारसी रिलीजन में प्रोपोगेट करना है। फॉर दैट पर्पज दे केम आउट वन स्पेसिफिक देयर न्यूज़पेपर ऑल्सो, जिसको रास गुफ्तार या फिर ट्रूथ टेलर भी बोला जाता है। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रहे हैं दादा भाई नौरोजी, was later on going to become one of the earliest moderate leader of our country also। ये प्रोसेस भी मैंने आपको पहले बताई थी कि इंडिया के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर ही धीरे धीरे मॉडरेट लीडरशिप में कन्वर्ट होने वाले हैं। एंड फिर मॉडरेट के अगेंस्ट अल्टीमेटली एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, फिर रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप एंड गांधीयन लीडरशिप। ये टोटल 5 जनरेशन लीडरशिप अब आपको इंडिया में एमर्ज होती हुई दिखाई देगी इन बिटवीन 1850 टू 1947। एंड अल्टीमेटली ये सारे ही लोगों का इंडिया के एक ह्यूज इम्पैक्ट रहा है। धीरे धीरे वी हैव टू सी दैट एस्पेक्ट ऑल्सो कि इंडिया जो इंडिपेंडेंट बना, इट वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ऑफ देम। इंडिया में जो आपको बेसिकली रिलीजियस टॉलरेंस आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई देता है, इट वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ऑफ देम। इसके ऊपर धीरे धीरे वी विल बिल्ड अ लिंकेज, बट इन एनी वेज अल्टीमेटली सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में दैट इज समथिंग फॉर द पारसी रिलीजन। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सिख रिलीजन। और सिख रिलीजन के ऊपर अभी थोड़े दिनों पहले ही हम लोगों ने इलैबोरेटली बातें की थी when we had seen conquest of Sikh land at the hand of British East India Company। उसमें हमने देखा था कि गुरु नानक who is the founder of this particular religion, वहाँ से लेके गुरु गोबिंद सिंह who was basically 10th Sikh Guru of this religion, के प्रिंसिपल क्या क्या रहे हैं एंड आफ्टर प्रिंसिपल में अल्टीमेटली क्या क्या बता के रखा है। इन नटशेल सारे ही गुरुओं के प्रिंसिपल जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि सिख रिलीजन में सबसे पहले तो बेसिकली जाति व्यवस्था इसका कोई लेना देना, बट फिर भी यू कैन फाइंड दलित पीपल इन द सिख रिलीजन। सिख रिलीजन में आपको सरनेम लगा की परमिशन गुरु नानक ने ही बता के रखा हुआ था कि आपको सरनेम की जगह सिंह एंड कौर ये टाइटल यूज़ करने हैं ताकि इक्वालिटी बेस्ड रिलीजन बना रहे। सिख रिलीजन में संगत एंड आफ्टर पंगत इसको बहुत ही ज़्यादा एम्फोसिस किया जाता है। अल्टीमेटली संगत का मतलब है रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन जो ईयरली 2 टाइम होगा। इसमें अल्टीमेटली दासवंद वाले कंसेप्ट इन्होंने लगा के रखे थे, जिसके ऊपर हम लोगों ने बातें करके रखी है। एंड आफ्टर पंगत का मतलब है लंगर। इट मीन्स दैट हु एवर माइट बेसिकली कुक द फूड एंड हु एवर माइट सर्व दैट फूड, अल्टीमेटली आपको फूड कंज्यूम करना पड़ेगा। दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लंगर, जो हम लोगों ने देखा था कि कैसे पहले 3-4 सिख गुरु ने मिलकर इसको एज एन इंस्टीट्यूशन डेवलप के रखा हुआ था। एंड आफ्टर फिर 5 इसेंशियल केस जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं, कड़ा है, कच्छा है, कंगा है, केश है, एंड आफ्टर वन मोर एस्पेक्ट इज देयर। तो ये सारे ही प्रिंसिपल एंड फिर इसके ऊपर अल्टीमेटली फिर अमृत पहुल सेरेमनी एंड आफ्टर रेस्ट ऑफ द एस्पेक्ट हम लोगों ने डिस्कस करके रखे हैं। बट ऑब्वियसली 1848 में अनफॉर्चुनेटली महाराजा दालिब सिंह वॉज फोर्स टू सरेंडर हिज किंगडम टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय डलहौजी। एंड डलहौजी ने ही अल्टीमेटली महाराजा दालिब सिंह को लंदन भी भेज दिया था। एंड देयर आफ्टर देयर वाज एन अटर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंटायर खालसा एंड सिख रिलीजन के जो एलाइट है दे हैड कम इनटू कांटेक्ट विद द ब्रिटिशर्स। एंड ब्रिटिश रिलीजन का इन्फ्लुएंस जो है दैट इज क्रिश्चियन रिलीजन का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था ऑन दी सिख रिलीजन। एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम एक और हिंदू रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थी, का नाम आर्य समाज था, जो 1875 के ऑनवर्ड जो है लाहौर वाले एरिया में स्प्रेड होनी चालू हो गई। तो देयर वॉज ह्यूज रिकन्वर्जन एक्टिविटी बाय दिस आर्य समाज। आपने कभी सुना भी होगा कि आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट कैरी आउट की थी। तो ये शुद्धि मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक रिलीजन को ही टारगेट नहीं थी, सिख रिलीजन को भी टारगेट थी कि हमारे हिंदू लोग वो कम्युनिटी में चले गए तो उनको हम लोग को वापस से हिंदू रिलीजन में लाना है। तो देयर वाज अ ट्विन असॉल्ट ऑन सिख रिलीजन
एट द हैंड ऑफ द ब्रिटिशर्स एज वेल एज बाय द हिंदू पीपल। एंड ये जो बेसिकली दो काउंटर आ रहे थे सिख रिलीजन को, उसी से अपने आप को बचाने के लिए सिख रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो बना के रखी हुई थी। इनफैक्ट ये सिख सिंह सभा है, एंड सिख सिंह सभा मूवमेंट जो है धीरे धीरे एमर्ज होनी चालू हुई 1870s में। अर्लीस्ट लेवल पे हमको दिखाई देता है कि लोकल लेवल पे बेसिकली इन्होंने क्या किए, सभा बुलानी चालू कर ली। तो सिख सिंह सभा है, सिख रिलीजन में सिंह वाला टाइटल जो हर एक बंदा जो है अडॉप्ट करके रखता है। इट मीन्स दैट इफ़ यू बिलोंग टू सिख रिलीजन, आपके सभा में आना है, एंड फिर ये सभा में बताया जाएगा कि कैसे हमारा धर्म जो है हिंदू देर आफ्टर फिर जो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट है उनके वजह से खतरे में आया हुआ है। एंड देर आफ्टर वो कब बच पाएगा, जब हम अपने को रिफॉर्म करेंगे। बिकॉज हिंदू रिलीजन क्यों बचा, हिंदू रिलीजन ने अपने आप को रिफॉर्म किया ना, तो वी नीड टू हैव द कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिशर्स एंड हमको को अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो इनिशियल लेवल पे इनके जो ट्विन ऑब्जेक्टिव रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है कि वेस्टर्न एजुकेशन प्रोपोगेट करना है, एंड आफ्टर फिर क्रिश्चियन मिशनरीज एज वेल एज बेसिकली ऑदर्स। यहाँ पे ऑदर्स इसलिए डाला बिकॉज अब हिंदू लोगों के ऊपर वो ब्लेम करना थोड़ा सा मुश्किल है। आई होप यू आर अवेयर कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। बट इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली जो ट्विन काउंटर आ रहा है इस्लामी सिख रिलीजन को, उससे बचाना है। फाइनली इट वॉज दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने खालसा कॉलेज फाइनली एस्टैब्लिश किया था 1809। आज के टाइम पे भी खालसा कॉलेज काफ़ी सिग्निफिकेंट है। उनका पर्पज़ वही रहा है कि सबसे पहले तो हम लोगों को जो है बेसिकली गुरु की टीचिंग प्रोपोगेट करनी है, एंड आफ्टर हम लोग को वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो भी क्या करना है, तो प्रोपोगेट करना है। एंड ट्रू टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव खालसा कॉलेज हमेशा से ही वर्क करता है कि इक्वालिटी बेस्ड रिलीजन एंड आफ्टर फिर सोशल हार्मोनी, ये दोनों जो गुरुओं की टीचिंग रही है उसको प्रोपोगेट करेंगे, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम वेस्टर्न मॉडर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। तो वी आर गोइंग टू प्रोपोगेट दैट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज वन मोर मूवमेंट कॉल्ड एज अकाली मूवमेंट, एंड ये अकाली मूवमेंट जो है 1920s के अराउंड जो है बननी चालू हो गई। ये अकाली मूवमेंट जो है ऑब्वियसली काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज दिस पर्टिकुलर मूवमेंट अल्टीमेटली वॉज वेज बाई दी Sikh community people in order to bring this entire religion back into their hand. सिख रिलीजन में प्रॉब्लम क्या है कि एंटायर थिंग्स आर मैनेज बाय दी अमृतसर गुरुद्वारा। तो अमृतसर का जो गुरुद्वारा है काफ़ी सिग्निफिकेंट गुरुद्वारा। ये क्यों है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने पहले बात करके रखी है कि जो 10 सिख गुरु है, गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने अपनी जो गुरुशिप जो है वो बेसिकली आदि ग्रंथ साहिब को दे के रखी है। इसको आदि ग्रंथ ही बोला जाता है, बट नाउ सिंस इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज बेसिकली गुरु, तो इसके लिए इसको आदि ग्रंथ साहिब बोला जाता है। तो आदि ग्रंथ साहिब इज बेसिकली केप्ट एट अमृतसर, एंड सिंस इट इज केप्ट एट अमृतसर, अमृतसर इज बेसिकली द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द एंटायर सिख रिलीजन। मैं आपको बताया भी था कि 1790 लाहौर कैप्चर करने के बाद 1802 में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर के ऊपर अटैक करके उसको कैप्चर किया था फ्रॉम द हैंड ऑफ द भंगी मिसल। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली ये काफ़ी सिग्निफिकेंट सिटी है। अगर ये आपके अंडर है तो ऑब्वियसली यू आर द वर्चुअल ओनर ऑफ आदि ग्रंथ साहिब, एंड इन दैट कैपेसिटी पूरा सिख रिलीजन आपके अंडर आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली सिख रिलीजन में इवन दो प्रीस्टली एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड, समवेयर अराउंड 19th सेंचुरी महंत नाम का उदासी महंत का एक प्रीस्टली कम्युनिटी सिख रिलीजन में डेवलप्ड हुआ। एंड ये उदासी महंतों ने क्या करके रखा था कि अमृतसर का गुरुद्वारा कैप्चर करके रखा था। सिंस दे वर द ओनर और दे वर द कंट्रोलर ऑफ द अमृतसर गुरुद्वारा, उन्हीं के एसोसिएटेड जो पॉलिटिकल एफिलिएटरीज रहे हैं, उन्होंने इवन खालसा कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने अंदर लेके रखा था। एंड ये दोनों को जो इन्होंने कंट्रोल किया था, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट सिख रिलीजन के ऊपर काफ़ी हावी हो चुका था बिकॉज दे वर सिंपथाइजर ऑफ द ब्रिटिशर्स। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो होल्ड अब इनके ऊपर आया है, वो होल्ड अल्टीमेटली 1920 में फूट के बाहर आया। 1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करेंगे। एंड 1920 आते आते सिख रिलीजन वांटेड टू एंटर इनटू नेशनल, हाउएवर गुरुद्वारा से फरमान निकल रहे थे, गुरुद्वारा से ऑर्डर निकल रहे थे कि सिख रिलीजन को नेशनल जाना है। एंड दैट इज़ वाई अल्टीमेटली दिस अकाली मूवमेंट, कि जो लिबरल माइंडेड पंजाबी यूथ थे, उन्होंने ये मूवमेंट बनाई in order to take the control of गुरुद्वारा from the hand of उदासी महंत back into ours। एंड फिर इसके साथ साथ खालसा कॉलेज के ऊपर भी हमारा कंट्रोल आना चाहिए बिकॉज खालसा कॉलेज ऑफ अमृतसर एंड देयर आफ्टर इवन गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर, यही से सिख रिलीजन मैनेज हो रहा था। एंड अगर ये दोनों इंस्टीट्यूशन अगर बेसिकली अकाली दल के हाथ में आ गए, तो अकाली दल कैन मैनेज द एंटायर सिख रिलीजन ऑन इट्स।
दैट इज़ व्हाट अल्टीमेटली दे डिमांडेड। ये डिमांड करने के लिए पहले तो इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब गांधीयन मेथोडोलॉजी से स्ट्रगल वेज करना चालू कर दिया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम इसमें वायलेंस भी हुए एंड फाइनली गवर्नमेंट हैज़ टू सकम एंड गवर्नमेंट ने फाइनली सिख गुरुद्वारा एक्ट पहले 1921 एंड उसका एक अमेंडेड फॉर्मेट 1925 में लाया। वाया दिस पर्टिकुलर एक्ट शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई, SGPC। ये बेसिकली कमेटी में ऐसा बेसिकली लिखा भी गया था कि हर साल जो है ये कमेटी के लिए इलेक्शन होंगे एंड इलेक्शन से अल्टीमेटली इसकी मेंबरशिप भरी जाएगी एंड दे विल मैनेज दी अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। तो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल आज भी अगर आप देखोगे तो वो SGPC के अंडर ही है। इसके ईयरली इलेक्शंस होते हैं एंड ये इलेक्शन के थ्रू अल्टीमेटली एक कमेटी बनती है और इनके अंडर फिर पूरा गुरुद्वारा होता है। अमृतसर का गुरुद्वारा अगर आपके अंडर है तो यू गेट वन सिग्निफिकेंट पावर कि पूरे दुनिया में जितने गुरुद्वारा है, इफ़ दे वांट टू एस्टैब्लिश एन फंक्शन, आपको अमृतसर के गुरुद्वारा की परमिशन पड़ती है। यू कैन क्लियरली सी व्हाट अ बिग काइंड ऑफ द पॉलिटिकल कनेक्शन दैट कैन बी फॉर एनी पर्सन हु माइट बी कंट्रोलिंग दिस पर्टिकुलर कमिटी। इनिशियल लेवल पे उदासी महंत के पास थी ये पावर एंड उसी वजह से प्रॉब्लम हुए एंड फिर अल्टीमेटली सिख रिलीजन ने ये उदासी महंत को निकाल के ये पूरा रिलीजन वापस से अपने अंडर लाने का कर रखा था। And that sums up our entire reformist movement. A reformist movement are quite significant. जैसे कि you can clearly see they were not only confined to the Hindu religion, but they were basically spreaded or they were spreading themselves to non-Hindu religion, that is Islamism, Parsi, and thereafter even Sikh religion. However, Hindu religion को इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ because ये religion इंडिया का majority religion है and starting from 1804 धीरे धीरे ये रिलीजन में ये रिफॉर्मिज्म जो है वो फैला हुआ है। अब अल्टीमेटली जब रिफॉर्म होंगे तो हर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एट एनी गिवन पीरियड ऑफ द टाइम कंजर्वेटिव लोगों की पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होती है। तो रिफॉर्म के काउंटर में रिवाइवलिज्म आएगा एंड रिवाइवलिज्म का मतलब क्या है? वो लोग हैं जो मानते हैं कि रिलीजन इज प्योर, रिलीजन के स्क्रिप्चर्स आर प्योर एंड वॉट एवर दैट हैज़ बिन रिटन इन दैट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वी हैव टू फॉलो लाइन बाय। अल्टीमेटली ये लोग जो है लिबरलिज्म या फिर चेंजिंग सिचुएशन को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते एंड फॉर देम एनी काइंड ऑफ द चेंज इज अनाथेमा, कि हम लोगों को वो पुरानी सिस्टम पे वापस जाना है एंड पुरानी सिस्टम को रिवाइव करना है एंड दैट्स व्हाई इसको रिवाइवलिज्म कहा जाता है। इसमें आपको हिंदू रिवाइवलिज्म एंड इस्लामिक रिवाइवलिज्म दोनों दिखाई देगा। अगर एक इस्लामिक रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करेगी? Islamic revivalistic organization will try to revive the original of Quran and Sharia, and in that capacity they will try to revive jihad, religious warfare, darul kafir, darul harb, and thereafter forcible conversion. And ये करने वाले बंदे को लोग मुजाहिद बोलेंगे एंड अगर आप मुजाहिद हो तो आपको जन्नत मिलेगा, अगर आप मुजाहिद नहीं हो तो आपको जन्नत। दिस इज बेसिकली कट्टरवाद, कंजर्वेटिविज्म। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट हिंदू रिलीजन में भी आपको दिखाई देंगे कि ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि वेदा इज प्रिस्टाइन प्योर, कुरान इज प्रिस्टाइन प्योर एंड इसके साथ साथ फिर धर्मशास्त्र धर्मस्मृति तो वापस आनी चाहिए। लिटरली ये वो वाले लोग हैं जो सती को भी सपोर्ट करते हैं, चाइल्ड मैरिज को भी सपोर्ट करते हैं, अनटचेबिलिटी को भी सपोर्ट करते हैं एंड आफ्टर डिटेरियोरेटिंग पोजिशन को भी सपोर्ट करते हैं, बिकॉज फॉर देम दैट इज़ हाउ द सोसाइटी वॉज सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एंड ये सारी सिस्टम जो है भगवानों ने बताई है, ऑब्वियसली वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू इट। व्हाट दे फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट कि भगवानों ने कभी ये मतभेद या फिर डिविजन क्रिएट किया था। भगवान ऐसे मैल प्रैक्टिसेस कर ही नहीं पाएंगे। तो ये तो लेटर पीरियड ऑफ टाइम में ब्राह्मणिकल सेक्शन ने रिलीजियस स्क्रिप्चर में एडिशन किए थे फॉर देयर ओन बेनिफिट। अल्टीमेटली हर एक चीज़ के लिए रिलीजियस सेरेमनी है एंड हर एक चीज़ के लिए जब रिलीजियस सेरेमनी होगी तो उसमें दान दक्षिणा ब्राह्मण को ही मिलेगी। And that is how ultimately a revivalistic organization, they were also at large across India in 19th as well as 20th century and इसी के ऊपर अब हम लोग को जाना है। तो सबसे पहले तो वहाबी मूवमेंट, इस्लामिक रिफॉर्म देखेंगे, रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट देखेंगे एंड आफ्टर फिर बाकी के रिवाइवल देखेंगे। एज फार एज वहाबी मूवमेंट इज कंसर्न देन ऑब्वियसली वाली जो मूवमेंट है शाह वालीउल्लाह ने चालू करके रखी हुई इन ऑर्डर टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ द इस्लाम। इनका पर्पस क्या था? तो इनका पर्पस था कि अनइस्लामिक प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना है, प्योर इस्लाम पे जाना है। मतलब जो जिहाद का कंसेप्ट को समझा था इसको हमको रिवाइव करना है, मतलब रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मैक्सिमम होल्ड कहाँ पे रहा है? तो ऑब्वियसली
पंजाब वाले एरिया में ही रहा है। एंड पंजाब वाले एरिया में रह के ये हिंदू लोग, सिख लोग एंड आफ्टर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है अपनी फोर्सफुल कन्वर्जन की एक्टिविटी कैरी आउट किया करते थे। एंड आफ्टर दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड दिस पीपल इन रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन सपोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफर। कि बहादुर शाह जफर का राज आएगा तो अल्टीमेटली इंडिया में सुन्नी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, जिहाद का लॉ जो है वापस से लग जाएगा। तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू दी वहाबी मूवमेंट। कि वहाबी मूवमेंट इंडिया में एक रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका पर्पज मैंने आपको बता के रखा है। सेम जो है बेसिकली फराइजी मूवमेंट है, इनका भी सेम एस्पेक्ट ही हमेशा से रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को बेसिकली रिवाइवलिज्म करना है। इसको फराइजी मूवमेंट बोला जाता है बिकॉज इट इज़ एक्चुअली फर ए इज दी। फर ए इज दी वाला कंसेप्ट अकबर के टाइम पे भी हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर। अकबर का कहना था कि भाई मैं कौन हूँ, मैं फर ए इज दी हूँ, मतलब बेसिकली रे ऑफ लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम द गॉड। तो भगवान से एक बेसिकली रे ऑफ लाइट मतलब एक बेसिकली डिवाइन लाइट आ रही है, एंड वो डिवाइन लाइट मतलब मैं। एंड इन दैट कैपेसिटी मैं जो बोलूँगा वो सारा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरा डायरेक्ट अल्लाह के साथ कॉन्टैक्ट है। वही वाला कुछ कुछ चीज़ जो इन्होंने भी करके रखा था कि इट इज़ फरेज दी, इसको शॉर्ट फॉर्म में फराइजी मोमेंट में कन्वर्ट किया गया। एंड इनका भी वही कहना था कि जो चीज़ कुरान शरिया में लिखी है वो बेसिकली हम लोगों को फॉलो करनी है, लाइन बाय लाइन फॉलो करनी है। एंड फॉर दैट पर्पज़ इन्होंने अपने लिए खलीफा वाले टाइटल भी लेके रखे थे, दैट वी आर द न्यू धर्म गुरु। खलीफा का मतलब धर्म गुरु होता है। लेटर ऑन जब खिलाफत मूवमेंट जाएंगे तब इसके ऊपर थोड़ा और पढ़ेंगे। तो धर्म गुरु वाले टाइटल इन्होंने अपने लेके रखे थे। एंड फिर लोकल लेवल पे बेसिकली इन लोगों ने जो हिंदू ज़मींदार है, नॉन इस्लामिक ज़मींदार मतलब ब्रिटिश लैंड होल्डर है, अंडर आफ्टर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम किया हुआ था। बट ऑब्वियसली ये वाली मूवमेंट भी कुछ ज़्यादा चल नहीं पाई। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री। अंडर आफ्टर फिर देवबंद स्कूल, अगेन सेम पर्पज है, रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन रही है। एंड फिर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो दारुल उलूम में चालू हुई। दारुल उलूम एक प्लेस का नाम है, एंड उसको देवबंद भी बोला जाता है बिकॉज ये प्लेस जो है दिल्ली से हरिद्वार के बीच में। ऑब्वियसली अब हम लोग क्या करेंगे कि हिंदू पॉपुलेशन को हरिद्वार जाने ही नहीं देंगे, मतलब हिंदू लोगों के देव जो है वो हम वो बंद कर देंगे। दैट इज़ वाई बेसिकली देवबंद। एंड ये जो देवबंद है 1866 में चालू हुई जो मूवमेंट है, मोहम्मद कासिम नानौतावी अंडर आफ्टर राशिद गंगोई ने चालू की है। अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर मूवमेंट का एक ही पर्पस था कि सर सैयद अहमद खान अपने इस्लामिक रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस्लामिक रिफॉर्म को अपोज करने का काम जो अल्टीमेटली इन लोगों ने करके रखा था। इनके ऑब्जेक्टिव वही है कि कुरान एंडर आफ्टर हादी एंडर आफ्टर इवन जिहाद ऐसे वाले कंसेप्ट जो ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट है उन पे लाइन बाय लाइन हम लोगों को यकीन रखना है, और उसमें कोई भी चेंजेस एज पर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को नहीं करना है। वी हैव सीन the original concept of jihad was good for that particular period of time but not for this particular period of time. And that brings us to the next one, Sir Syed Ahmad Khan. Obviously इनको 2014 के पहले हम लोग रिफॉर्म में डालते थे, बट एज यू नो राइट नाउ कि थोड़ा सा राइट विंग हिस्टोरियोग्राफी बढ़ा है, तो आजकल के जो न्यू NCERT है, एडिशन ऑफ द हिस्ट्री है, वहाँ पे इनको रिवाइवलिज्म में डाला गया है। वॉज एक्चुअली अ रिफॉर्मिस्ट बट इट वॉज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि रिफॉर्मिज्म के साथ साथ उन्होंने बेसिकली कुछ ऐसे फोर्सेस इस्लामिक रिलीजन में अनलीश किए कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस्लामिक रिलीजन में जो कंजर्वेटिविज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, एंड अल्टीमेटली इट लेड टू द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री। एज फार एज सर सैयद अहमद खान इज कंसर्न, इनके ऊपर के जो 3-4 पॉइंट है वो आपको याद रखना है फॉर द फैक्चुअल पर्पस। सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट मतलब 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ, तो रिवॉल्ट के बाद इन्होंने अपने पैम्पलेट जो है अक्रॉस नॉर्थ इंडिया दिल्ली से लेके बंगाल जो है सर्कुलेट किए थे। एंड वो पॉम्पलेट्स का नाम क्या था, तो असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब का मतलब होता है रीजन, बगावत हिंद मतलब ऑब्वियसली रिवॉल्ट ऑफ 1857। इन दिस पर्टिकुलर पैम्पलेट्स ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टू पिन द ब्लेम ऑन हिंदू रिलीजन कि भाई ये कोई इस्लामिक कॉन्स्पिरसी नहीं, ये हिंदू लोगों ने की हुई कॉन्स्पिरसी है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ दैट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑनवर्ड ओनली, सर सैयद अहमद खान में हम लोगों को एक टेंडेंसी दिखाई देती है कि वेयर बाय ही वॉज हार्नेसिंग हिज ओन रिलीजन। बट उसमें भी अल्टीमेटली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमेशा वही रहा है कि थ्रू आउट हिज लाइफ ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो वॉन्टेड टू ब्रिंग सर्टन रिफॉर्म इन इस्लामिक रिलीजन। नाउ फॉर रिफॉर्म पर्पज समवेयर अराउंड 1864 इन बेसिकली एक साइंटिफिक लिटरेरी सोसाइटी जो है बेसिकली बना के रखी थी। तो जो साइंटिफिक लिटरेरी सोसाइटी है इसका पर्पस क्या था कि जो वेस्टर्न इंग्लिश बुक्स है
उसको हम लोगों को उर्दू पर्शियन लैंग्वेज कन्वर्ट करना है, ताकि हमारे बच्चे जो है दैट इज बच्चा ये सारे बुक पढ़े, इसका नॉलेज ले एंड वेस्टर्न नॉलेज जो है अल्टीमेटली इस्लामिक रिलीजन पहले। फाइनली 1875 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टैब्लिश किया। एंड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एज द नेम सजेस्ट, सॉरी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एज द नेम सजेस्ट, इसका पर्पस क्या रहा है कि एंग्लो ओरिएंटल मतलब इस्लामिक रिलीजन की टीचिंग भी हम लोग यहाँ पे देंगे, एंड वेस्टर्न साइंसेस, वेस्टर्न मैथमेटिक्स, वेस्टर्न फिलोसॉफी का एजुकेशन भी हम लोग ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में देंगे। एंड फाइनली 1886 में ऑर्डर टू ascertain or in order to carry out periodic revision of Islamic education system कि कितना वेस्टर्न एजुकेशन इस्लामिक रिलीजन में फैल रहा है एंड हाउ मच रिफॉर्म वी कैन कैरी आउट, इसके लिए इन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बुला के रखी हुई थी। इट वॉज इन 1886 ओनली इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी थी, दैट इज यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। एंड दिस पर्टिकुलर association he created along with Raja Shiv Prasad. Raja Shiv Prasad of Banaras. Raja Shiv Prasad of Banaras, he was also the loyal person of Britishers and उनके साथ इन्होंने हाथ मिला के ऑर्गेनाइजेशन बनाया था इन ऑर्डर टू अपोज इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी हुई थी। ये क्यों हुआ इसके ऊपर हम लोग लेटर ऑन बात करेंगे कि देयर इज अ ह्यूज डिबेट बिहाइंड you can say that India's nationalist leadership at that period of the time कि हमको सोशो रिफॉर्म पहले करने हैं या फिर हमको पॉलिटिकल रिफॉर्म पहले करने हैं। ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिशियंस का ये बिलीफ था कि हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म पहले लाएंगे, सोशल रिफॉर्म के ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे। दैट्स व्हाई इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा से पॉलिटिकल रिफॉर्म के ऊपर कन्फाइन रही है, जबकि इंडिया में तभी ऐसे सिटीजन्स रहे हैं या फिर ऐसा ब्रांड ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिर फिलोसोफर रहे हैं जिनका कहना था कि इंडिया शॉल बी मूविंग ऑन टूवर्ड्स सोशियो रिफॉर्म फर्स्ट, अनलेस एंड अंटिल वी आर डूइंग सोशियो रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म पे हमको जाना ही नहीं। सर सैयद अहमद खान वाज वन अमॉन्ग दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन कि पहले हमको सोशियो रिफॉर्म करने हैं। लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि रिलीजन इज़ बेसिकली नेग्लिजिबल एंटिटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ये प्रिंसिपल फैलाने ज़रूरी है, देन वी विल टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस। ये सारी चीज़ें लेटर ऑन हम लोग कवर अप करेंगे जब हम लोग नेशनलिज्म, नेशनल अवेकनिंग वाले टॉपिक में तब व्हाटएवर द केस माइट बी, अल्टीमेटली सर सैयद अहमद खान ने जो 1886 में जो ऑर्गेनाइजेशन बना था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसका पर्पस था कि ईयरली एक बार मिलना है, ईयरली एक बार हम लोगों को इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का रिविजन करना है। इट वॉज वन ऑफ द मीटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज कंडक्टेड इन 1996। यही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स ने फाइनली मुस्लिम लीग नाम का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। अल्टीमेटली यही मुस्लिम लीग के मेंबर जो है उन्होंने धीरे धीरे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो अपने अंडर भी लाया एंड अल्टीमेटली इसका नाम जो है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट भी कर दिया। एंड दैट्स अ टू नेशन थियरी का जो एक्चुअल ब्लेम जो है वो जिन्हा को छोड़ के बहुत बार इनके ऊपर भी लगाया जाता है। इट वॉज योर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज योर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जहाँ से मुस्लिम लीग बाहर निकली एंड जहाँ से अल्टीमेटली ये जो बेसिकली डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो इंडिया में फैलाया गया। अब ये सारी चीज़ें जो हम लोग लेटर ऑन बात करेंगे, बट एज फार एज सर सैयद अहमद खान इज कंसर्न, हिज ऑब्जेक्टिव एज वेल एज आइडियोलॉजी वॉज बेसिकली प्योर। दैट कैपेसिटी ऑलवेज वांटेड कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम बनी रहे एंड इंडिया में मुस्लिम रिलीजन को वही फ़ायदा होना चाहिए जो हिंदू रिलीजन को हुआ, बिकॉज हिंदू रिलीजन वेंट क्लोजर विद द ब्रिटिशर्स। तो अब मुस्लिम रिलीजन भी ब्रिटिशर्स के क्लोजर जाएगा एंड क्लोजर जाके मुस्लिम रिलीजन को ब्रिटिशर्स का फ़ायदा होगा ही होगा। अल्टीमेटली यही आइडियोलॉजी के चक्कर में मुस्लिम लीग बनी एंड अल्टीमेटली उन्होंने अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट किया। वो वाली आइडियोलॉजी जो है अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर कॉलेज के थ्रू धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैली, वो लेटर ऑन। बट दिस इज समथिंग जो सर सैयद अहमद खान के ऊपर आपको जो है बेसिक चीज़ है जो याद रखनी है। अल्टीमेटली ही वॉज द पर्सन जिसके ऊपर बेसिकली वी कैन क्लियरली से कि जिन्होंने इनिशियल लेवल पे ब्रिटिश लोगों के साथ कांटेक्ट किया, उसका डाटा मैंने आपको दे के रखा है। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली ही ऑलवेज वॉज बेसिकली रिफॉर्मिस्ट इन नेचर, जिसके लिए उन्होंने बता के भी रखा था कि कुरान इज़ अल्टीमेट अथॉरिटी। बट अब कुरान में हम लोगों को क्या करने हैं, नए रिलीजियस चेंजेस लाने हैं। अगर रिलीजियस टेनेट्स अगर इम्यूटेबल है, अगर आप उसको बदल नहीं पाओगे
तो आपका धर्म फॉसिलाइज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ये उनका कहना रहा है। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के ऊपर मैंने अभी आपको बात करके रखी थी। अंडर आफ्टर ही वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ द रिफॉर्म विद इन इस्लामिक कम्युनिटी वुमन। अंडर आफ्टर फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी में भी उन्होंने हमेशा से ही वही बता के रखा था कि द ओनली वे फॉरवर्ड टू द इंडिया इज द यूनिटी इन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन। पॉलिटिकल एक्टिविटी मुसलमानों को अभी नहीं करनी है, पहले सोशल रिफॉर्म एंड देयर आफ्टर वंस द टाइम कम फिर हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी पे जा पाएंगे। एंड देयर आफ्टर इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, उसमें तहजीबुल अखलक है, एंड तहजीबुल अखलक के मैगजीन के थ्रू अपने मोरल प्रिंसिपल जो है वो पूरे इंडिया में जो स्प्रेड करते थे। देयर आफ्टर अगर हम लोग अलीगढ़ मूवमेंट जो इन्हीं के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजेस से चली अगर उसकी बात करें, ऑब्वियसली इन्होंने इनिशियल लेवल पे रिफॉर्म एंड रिफॉर्म के साथ साथ अल्टीमेटली वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में इस्लामिक कम्युनिटी में फैलाने का काम करके रखा था। इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि 1920 के बाद ये रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिवाइवलिज्म में कन्वर्ट होनी चालू हो गई। एंड फिर 1920 ऑनवर्ड ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पहले मुस्लिम लीग एंड ऑफ लेट आज के टाइम पे सुन्नी ऑर्थोडॉक्सियों के हाथ में है। एंड इसके वजह से फिर ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के थ्रू वी कैन से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है लोकल लेवल पे भी आपको क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से बार बार ये ऑर्गेनाइजेशन अनवारंटेड न्यूज़ के वजह से चर्चा में रहती। दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू सर सैयद अहमद खान। फिर फैक्चुअल डाटा के लिए याद रखोगे कि इनिशियल पीरियड इट वॉज अ रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेटर ऑन इट बिकम रिवाइवलिस्टिक। बिकॉज इनिशियल लेवल के जो ऑब्जेक्टिव है लेटर ऑन डिफीट हुए, बिकॉज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फेल इनटू द हैंड ऑफ द फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक पर्सन। हमने ये सेम एस्पेक्ट देखा था रामकृष्ण मिशन के ऊपर भी, स्वामी विवेकानंद जी का क्या कहना था, एंड आफ्टर अल्टीमेटली रामकृष्ण चालू करके रखी थी, वो अब कर क्या रही है। तो यही वाला पंगा है कि बेसिकली सर सैयद अहमद का क्या कहना था, वो क्या करना चाहते थे, अल्टीमेटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, एवरीबडी नो। देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज धर्म सभा। धर्म सभा जो है राजा राम मोहन रॉय के खिलाफ बनी हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। एज पर दिस पर्टिकुलर पीपल सती इज गुड, सती होनी चाहिए भाई, हिंदू धर्म का तो अधिकार है। एंड सती के प्रिजर्वेशन के लिए अल्टीमेटली ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी व्हेन सती वाज अबॉलिश्ड इन 1829। इन्होंने ओपनली एक्सेप्ट करके रखा था कि सती इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, सती जाएगी, बट इनका कहना था कि ब्रिटिशर्स मस्ट नॉट डू अवे दैट प्रैक्टिस, हम लोगों को टाइम दो, ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हम लोग ही वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस डू अवे करेंगे। राजा राम मोहन राय ने काउंटर दे के रखा था कि 2500 साल आप वही ट्राई कर रहे थे, अब नहीं हुआ, तो अब जब हो रहा है तो उसको अपोज क्यों कर रहे हो भाई। अल्टीमेटली ही अपोज, एंड अल्टीमेटली फॉर दैट पर्पज उन्होंने धर्म सभा बना के रखी हुई थी कि इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स इनटू रिलीजियस मैटर is harming the priestly monopoly as well as pristine purity of the Hindu religion। तो हमारे धर्म में ब्रिटिशर्स इंटरफियर नहीं करे, फॉर दैट पर्पस दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वो बना के रखी हुई थी। बट फिर भी इन्होंने धीरे धीरे करके वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने का बात इंडिया किया था। बट ऑब्वियसली इट वॉज अ रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वेद पुराण धर्मशास्त्र धर्म स्मृति इसमें ये लोग जो है बेसिकली कोई भी चेंजेस नहीं चाहते थे, जो प्रैक्टिसेस चल रही है वो चलनी ही चाहिए, दैट ऑल देयर वेहमेंस। thereafter फिर स्वामी दयानंद सरस्वती एंड thereafter आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह आर्य समाज जो है 1875 में पहले बॉम्बे में क्रिएट बनाया हुआ था। तो बॉम्बे में बनी ऑर्गेनाइजेशन है ये 1875 में, एंड इट्स हेडक्वार्टर इन 1875 इटसेल्फ वाज शिफ्टेड टू लाहौर। तो पहले बॉम्बे साइड में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, बट ऑब्वियसली बॉम्बे वाज वे टू लिबरल और आर्य समाज, अब आर्य समाज की एक्टिविटी बॉम्बे जैसे लिबरल एरिया में तो चलेगी नहीं, यहाँ पे इस्लामिक कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, ज्यूइश कम्युनिटी एज वेल एज हिंदू कम्युनिटी वो भी उसके अलाइट रह रहे हैं। ऑब्वियसली फिर इन्होंने धीरे धीरे अपना बस्तर जो है पूरा का पूरा शिफ्ट कर लिया लाहौर में, एंड लाहौर में फिर इन्होंने अपनी एक्टिविटी चालू की, जो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि जिसकी वजह से सिख सिंह सभा मूवमेंट जो है लाहौर में बहुत ही इलेबोरेट लेवल पे एमर्ज भी हुई कि भाई इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज काउंटर करना है तो सिख सिंह सभा चाहिए। इन दैट कैपेसिटी स्वामी बेसिकली दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नाम रहा है वो मूल शंकर रहा है, एंड देयर आफ्टर ही वाज बेसिकली द फर्म बिलीवर ऑफ द वेदांतिक फिलॉसफी। बट डिस्पाइट बिलीविंग इन वेदांतिक फिलॉसफी अल्टीमेटली इनके जो रिलीजियस प्रिंसिपल रहे हैं वो हमेशा से वेदा ही रहे हैं। इनका कहना है कि हम लोगों को वैदिक प्रिंसिपल जो है वापस इंडिया में लाने हैं, एंड इन दैट कैपेसिटी वेदा जो है वो प्रिस्टाइन प्योर है, एंड इन दैट कैपेसिटी वेदा का कोई भी क्रिटिसिज्म या फिर चेंज जो है वो अलाउड नहीं। तो मतलब इन्होंने ऋग साम यजुर अथर्व इसको तो मान लिया, बट इन्होंने लेटर ऑन जो ब्राह्मणा फिर अरण्यका फिर उपनिषदा
देयर आफ्टर इवन पुराण लिटरेचर, इन सभी को क्रिटिसाइज करने का काम किया। ये सारे लिटरेचर आप मत मानो, आप सिर्फ यही मानो। एंड बट ये जब मानोगे तो इसमें कोई भी चेंज हम लोगों को नहीं चाहिए, कोई भी क्रिटिसिज्म हम लोग नहीं देंगे। एंड इन दैट कैपेसिटी दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्ड इन वर्णाश्रम धर्म सिस्टम, जाति सिस्टम, एंड देयर आफ्टर टू एन एक्सटेंड जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो भी। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लेटर ऑन आल्सो कैरिड आउट शुद्धि मूवमेंट, एंड दैट्स ये ऑर्गेनाइजेशन डिस्पाइट बिलीविंग इन वेदांतिक सिस्टम एंड डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल गुड वर्क्स अंडर इट्स नेम, इसको रिवाइवलिस्टिक ही बोला जाता है। बिकॉज द कोर फिलोसॉफी ये आर्य फिलोसॉफी, एंड आर्य फिलोसॉफी मतलब क्या है, तो ऋग साम यजुर अथर्व, इसमें जो लिखा है आपको लाइन बाय लाइन फॉलो करना है, उसमें कोई चेंजेस अलाउड नहीं है, उसमें हम लोगों को किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म जो है वो भी अलाउड नहीं है। एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली इन्होंने गो बैक टू वेदास जो है उसका नारा दे के रखा था। हिंदू स्क्रिप्चर जो है ये सारे के सारे अपोज करके रखे हुए थे। एंड आफ्टर धीरे धीरे करके इन्होंने ये भी बता के रखा था कि बेसिकली वेदा जो है इसका इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन हम लोग को निकालना है। एंड दे हैव ऑल्सो स्टेटेड कि भाई वेदा का एक्सेस सारे कम्युनिटी को होना चाहिए, बट ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इस पर कभी मानती नहीं है, इवन दो दे प्रोक्लेम इट कि वेदा सभी के पास होना चाहिए, बट लोअर जाति आफ्टर लोअर वर्ण जो है उनको एज सच एक्सेस देने का कोई काम इन्होंने ग्राउंड लेवल पे नहीं किया। देयर आफ्टर ह्यूमन कंडक्ट में वही जो पुरानी वाली बात है, दैट इज थियरी ऑफ रीइंकार्नेशन एंड देयर आफ्टर थियरी ऑफ कर्मा, जो एंशिएंट इंडिया मैंने अब एक्सप्लेन करके रखी है, उसके ऊपर ये लोग बिलीव रखते थे। एंड देयर आफ्टर फिर बेसिकली चतुर्वर्णाश्रम धर्म सिस्टम को इन्होंने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। एंड सिर्फ जो बेसिकली यहाँ से आए हुए प्रॉब्लम है इसको इन्होंने रिजेक्ट करने का काम करके रखा हुआ है। देयरआफ्टर अगर आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती ने ही अपना एक बेसिकली मैगजीन निकाला था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें अल्टीमेटली ही वॉज प्रोपोगेटिंग हिज मैसेजेस। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है दो पर्टिकुलर एंगल में बढ़ गया, कॉलेज पार्टी एंड आफ्टर महात्मा पार्टी। कॉलेज पार्टी जो है लाला हंसराज, लाला चंदन, आफ्टर इवन लाला लाजपत राय ने सपोर्ट किया था। ये दो पर्टिकुलर रीजन पे मानते थे कि पहले तो ये मीट ईटिंग इसको सपोर्ट करते थे। मीट ईटिंग के साथ साथ इन्होंने ये भी बता के रखा हुआ था कि हम लोगों को बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करना है। एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है वो बनाया। ये भी स्कूल, ये भी कॉलेजेस इंडिया में आज भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड दयानंद एंग्लो वैदिक मतलब हम लोग वैदिक सिस्टम भी सिखाएंगे, एंड देयर आफ्टर एंग्लिसाइज वरना जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भी सिखाएंगे। एंड फिर ऑब्वियसली दे बिलोंग टू द दयानंद आर्य समाज, तो दयानंद का नाम जो यहाँ पे आपको लगता हुआ दिखाई देगा। ऑन दी अदर हैंड एक महात्मा पार्टी है जिनका बेसिकली जो फाउंडर रहे हैं जिनका नाम है लाला मुंशीराम, जिनको लेटर ऑन स्वामी श्रद्धानंद के नाम से भी जाना जाता है। इनका कहना है कि भाई हम लोगों को प्योर वेजिटेरियनिज्म के ऊपर फोकस करना है, एंड आफ्टर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रमोट करनी है। फॉर दैट पर्पज इन्होंने गुरुकुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन निकालने चालू किए। आप आज भी देखोगे तो गुरुकुल कांगरी जो हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड वाले एरिया में जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। तो दिस इज समथिंग जस्ट फैक्चुअल पर्पस के लिए जो आपको याद रखना है। स्प्लिट 1890 के अराउंड जो है फाइनली कंप्लीट होता हुआ हम लोग को दिखाई देता है। एंड फिर इसके बाद फाइनली फिर थियोसॉफिकल मूवमेंट, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है। एज फार एज थियोसॉफिकल मूवमेंट इज कंसर्न, ये भी रिवाइवलिज्म है। ये एक्चुअल में बनाई थी क्रिश्चियन लोगों ने, मैडम ब्लेवेट्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट। एंड ये लोगों ने 1875 में न्यूयॉर्क सिटी में ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है बना के रखी थी। समवेयर अराउंड 1886 में इन्होंने इंडिया में अद्यार में अपना एक सेंटर एस्टैब्लिश किया। एंड अद्यार से फिर अपने मैसेजेस जो इन्होंने प्रोपोगेट करने चालू किया। यही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को 1892 में एनी बेजेंट ने ज्वाइन किया। तो एनी बेजेंट यही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी प्रोमिनेंट मेंबर रही है। एंड एनी बेजेंट का नाम लेटर ऑन हम लोगों को पढ़ना भी है। अल्टीमेटली इनका क्या कहना है कि ऑब्वियसली इन लोगों को जो पुराने आर्यनिकल रिलीजन थे उनको रिवाइव करना था। एंड पुराने आर्यनिकल रिलीजन मतलब कौन से है, तो ऑब्वियसली जुडाइज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, हिंदुइज्म एंड thereafter बुद्ध। तो जुडाइज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, इन लोगों को इनको क्या करना था, रिवाइव करना था। जो ओल्डर प्रिंसिपल जो इन लोगों को वापस लाने थे। बट ऑब्वियसली कुछ मैल प्रैक्टिसेस ये रिलीजन्स में आई है, उसको लोग अपोज भी करते थे, जैसे जाति व्यवस्था एंड आफ्टर चाइल्ड मैरिज। अल्टीमेटली इन लोगों ने जो क्या करके रखा था कि एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड इनटू बैकवर्ड फिलोसॉफी पे डाल के रखा था, कि मतलब ये लोगों को बताने का काम करते थे कि पुराने ज़माने में सब कुछ सकुशल,
समंगल था, जो हमने पहले ही देखा है एंशंस के लेक्चर में कि ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। एंड अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डायहार्ड कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन रहा है, जो हमेशा से ही पुरानी सिस्टम को वापस से रिवाइव करके वो पर्टिकुलर कंट्रीज पे डालने का काम करता था। अल्टीमेटली यही ऑर्गेनाइजेशन से एनी बेज़न बिलोंग करती थी, जिनके ऊपर लेटर ऑन हमको पढ़ना है, बट इनके ऊपर 2-3 फैक्चुअल डाटा मैंने आपको रखा हुआ है। जब 1916-17 में जब हम लोग होम रूल लीग मूवमेंट पे जाएंगे, तब इनके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देयर आफ्टर लास्ट बट 20th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन भारत धर्म महामंडल। टोटल 3 ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, धर्म महामंडली, धर्म महापरिषद एंड सनातन धर्म सभा। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली एक साथ आई, एंड ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ आके ऑर्गेनाइजेशन समवेयर अराउंड 1910 बनाई। इसके पीछे अगर कोई ड्राइविंग फोर्स था तो ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव पर्सन या फिर सारे के सारे जो रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हिंदू रिलीजन के उस जमाने में हुआ करते थे, उनके सुप्रीम लीडर दैट इज मदन मोहन मालवीय। दैट इज मदन मोहन मालवीय, जिनके पैट्रोनाइजेशन के अंडर फाइनली हिंदू महासभा 1914 में बनी है, अंडर आफ्टर इवन आरएसएस 1925 में बनी हुई। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है, एंड ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे पैट्रोनाइजर ऑफ दिस पर्टिकुलर बेसिकली मिशन वी कैन से। एंड फिर ऑब्वियसली इनको क्या करना था, देन ऑब्वियसली इन लोगों को जो पुरानी हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो वापस से रिवाइव करने थे। मतलब बाय एंड लार्ज सनातन धर्म जो है वो इंडिया में वापस लाना था, विच इज़ अ नेवर गुड थिंग। अब ये भी मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सनातन रिलीजन एंड उपनिषदिक रिलीजन। अगर नहीं पता है तो एक लाइन में याद रखना है कि वेदा का इंटरप्रिटेशन अगर आप ब्राह्मण अरण्यका के थ्रू कर रहे हो या फिर पुराण के थ्रू कर रहे हो तो आप सनातनी हो। एंड वेदा का इंटरप्रिटेशन अगर आप उपनिषद मतलब वेदांत के थ्रू कर रहे हो तो आप उपनिषदिक वेदांतिक हिंदू हो। तो उपनिषदिज्म वेदांतिज्म इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट एज कम्पेयर टू ब्राह्मण अरण्यका एंड पुराना इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदा। ये क्यों, अगर ये समझना आपको पूरा एंशंट मेरा देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो चीज़ें आएगी। But this is also quite prominent organization because of the personality associated with it. And that finally sums up the entire socio-religious reform as well as revivalistic movement in our country. Ultimately ये सारे ही मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या रहा है कि सोशो रिफॉर्म, इसके वजह से धीरे धीरे इंडियंस के बीच का कॉन्फिडेंस जो वो ज़्यादा बढ़ा। अगर आप बेसिकली लिबरल हो तो रिफॉर्म की वजह से, कंजर्वेटिव हो तो रिवाइवलिज्म की वजह से। अल्टीमेटली दोनों लोगों ने एक सेंस ऑफ प्राइड जो है अपने लोगों के बीच में डालना चालू रखा था। वैसे ही अल्टीमेटली सेक्युलर एंड रैशनल आउटलुक ये दोनों ही ब्रांचेस ने प्रोवाइड करके रखा था। इवन दो आर्य समाज या फिर वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली दिस वन दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं या फिर इवन थियोसॉफिकल मूवमेंट। अल्टीमेटली इन्होंने लोगों को बताया ना कि भाई देखो धर्म के ओरिजिनल प्रिंसिपल कुछ और है, देयर आर सर्टेन न्यू एस्पेक्ट दैट हैव क्रिप्ट इनटू आवर रिलीजन। जाति व्यवस्था हो सकती है, चाइल्ड मैरिज एंड सती, बायनला सारे ही इवन रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने धर्म सभा छोड़े तो अपोज करके रखे थे बाय टेलिंग पीपल कि दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स वर नेवर देयर इन आवर ओरिजिनल रिलीजन। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि एक रैशनल आउटलुक इन्होंने डाला, एंड बहुत जगह पे एटलीस्ट पॉलिटिकल एलाइड क्लास में सेक्युलर आउटलुक वाया रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो वो भी आते हुए दिखाई दिया है। एंड एज आई टोल्ड यू, ये वाला पॉइंट हम लोग लेटर ऑन काफ़ी इलेबोरेटली देखेंगे ही कि दिस पर्टिकुलर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के जो फॉलोअर है वही धीरे धीरे जो है चले गए कहाँ पे, देन ऑब्वियसली पॉलिटिकल रिफॉर्म मतलब मॉडरेट लीडरशिप में। लेटर ऑन इसकी भी बातें हमको करनी है कि मॉडरेट लीडरशिप को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता था। दे आर बेसिकली हु, देन ऑब्वियसली पेटिशन पॉलिटिशियन, कि भाई ब्रिटिशर्स को पेटिशन भेजेंगे तो ब्रिटिशर्स इनकी बात थोड़ी ना मानने वाले। बट वॉट दिस काइंड ऑफ द इडियट हिस्टोरियन फॉरगेट टू अंडरस्टैंड या फिर ऑर्डिनरी पीपल फॉरगेट टू अंडरस्टैंड इज दैट कि वो वाले लोगों ने ये चीज़ देखी हुई थी कि इफ़ वी आर सेंडिंग पेटिशन टू ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स आर डूइंग अवे सती। इफ़ वी आर सेंडिंग पेटिशन टू द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स आर डूइंग अवे विद द monarchy, implementing the parliamentary democracy. If we are sending petition to the Britishers, then Britishers are basically permitting the, you can say that, a widow remarriage. If we are sending petition to the Britishers, then Britishers are abolishing child marriage, child infanticide in our country. And that's why they had that belief in the British sense of justice कि अगर इन्होंने रिफॉर्म में हमारा साथ दिया है, सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल रिफॉर्म में भी ये लोग हमारा साथ देंगे। एंड दैट इज़ वाई दैट पेटिशन पॉलिटिक्स जो अल्टीमेटली गॉट शैटर्ड, एंड दैट्स वाई धीरे धीरे दे गिव वे टू द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप एंड देयर आफ्टर फिर गांधी लीडरशिप, जिसके ऊपर लेटर ऑन बात हम लोग करेंगे। बट ऑब्वियसली नेशनलिज्म
एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट फाइट टू फ्रीडम वी कैन से सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म लीडरशिप के वजह से ही आया। एंड यही सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म लीडरशिप को ये वाला क्रेडिट जाता है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑल्सो। एंड देयर आफ्टर अगर इनके कुछ लिमिटेशन की अगर बात करें तो अनफॉर्चुनेटली एलिटिस्ट मूवमेंट ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऐसे ही रहा है। इधर सोशल बेस वॉज नैरो and by and large it was confined only to Bombay city, Calcutta city, Madras city and thereafter we can say Lahore city. लाहौर, अमृतसर, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास सिटी के बाहर इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई नहीं दिया है। तो इन इनिशियल फेज देयर पर्टिकुलर रिफॉर्म्स वर कन्फाइंड ओनली टू दी अर्बन एलाइट। इसको धीरे धीरे लेटर ऑन विलेज लेवल पे परकोलेट करने का काम जो है गांधीयन लीडरशिप ने लेटर ऑन किया था, जो लेटर ऑन देखेंगे। thereafter फिर रिफॉर्मिंग ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर में अल्टीमेटली इन्होंने हमेशा से लेजिस्लेशन का सहारा लिया है rather than bringing bottom to top रिफॉर्म। कि आप लोगों को समझा के वहाँ से रिफॉर्म लाओगे तो ज़्यादा बेटर पड़ता है। जैसे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, इंडिया में होता था ना फीमेल इन्फेंटिसाइड, बट अल्टीमेटली बंद कब हुआ? जब 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन निकाला। तो दैट वाज बेसिकली द चेंज ऑफ थिंकिंग ऑफ सोसाइटी कि आप बेसिकली लड़की को माइजरी या फिर बुरी चीज़ मत मानो, इज बेसिकली ऑफ प्राइड। एंड तब जाके जो सोशल चेंजेस हुए इंडिया में पिछले 7-8 साल में, दिस आर ड्रास्टिक वन। तो वही आपको दिखाई देगा कि जो सोशल स्ट्रक्चर का रिफॉर्म है अनफॉर्चुनेटली सोशल रिफॉर्मर नहीं पाए। दिस पर्टिकुलर टास्क वॉज लेफ्ट टू द फ्यूचर जनरेशन द लीडरशिप, जो अल्टीमेटली गांधीयन लीडरशिप के बाद में हमको दिखाई देता है। देयरआफ्टर रिग्रेसिव एज वेल एज रेट्रोग्रेड कि बहुत जगह पे इन्होंने क्या करके रखा हुआ है, ऑब्वियसली बहुत जगह पे इन्होंने जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर जो है उसको सोसाइटी में परकोलेट करने का काम किया। इसके वजह से हुआ क्या कि हिंदू रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन, पारसी रिलीजन या फिर इवन सिख रिलीजन में अगेन एक नया ब्रांड ऑफ सिटीजन तैयार हुआ, जिनका यह कहना था कि भाई एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में सब कुछ अच्छा था। यू डिड नॉट शो देम ना कि व्हाट वाज एग्जैक्टली द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एक्चुअल ओरिजिनल स्क्रिप्चर। आपने बस उनको वही बताया कि भाई लेटर पीरियड में प्रॉब्लम आए हैं, अर्लियर पीरियड में सब कुछ बढ़िया था। एंड दैट्स व्हाई पीपल स्लोली स्टार्टेड टू बिलीव कि भाई इस पुराने ज़माने के पीरियड में, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर के पीरियड में अच्छी चीज़ें हुआ करती थी, या फिर राम राज्य जो बहुत ही बढ़िया था, जबकि दैट वाज नॉट द रियलिटी। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन से कि आपने आपके कंट्री को, इस्लामिक कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, उसको रेट्रोग्रेड बनाया, रिग्रेसिव बनाया। एंड ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम एक कम्युनल ओवरटोन इसकी वजह से आया। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिलीजन में सबसे ज़्यादा हुए। दैट्स अ हिंदू बिकेम नेशनलिस्ट एंड इसके काउंटर में फिर धीरे धीरे इस्लामिक नेशनलिज्म एंड सिख नेशनलिज्म डेवलप्ड हुआ। एंड अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों की वजह से इंडिया के 2 टुकड़े पड़े 1947 में। एंड आफ्टर फिर खालिस्तानियों का डिमांड जो किसी से छुपा नहीं है, इज स्टिल कॉजिंग ट्रबल टू आवर बिलोड कंट्री। तो ये सारे ही बेसिकली प्रॉब्लम जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑनवर्ड आए हैं। एंड दैट गाइज फाइनली सम्स अप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अगेन जाने से पहले गाइज द न्यू बैच फॉर 2025 इज गेटिंग लॉन्च ऑन 29th of January। अभी तो बेसिकली थोड़ा सा ये हफ्ते भर में ये भी चल रहा है, सेल भी चल रहा है, तो इसका फ़ायदा भी उठाओगे। एंड सेल में प्राइजेज जो है वो और स्लैश है, दैट इज़ 13,999 में इज़ अवेलेबल इफ़ यू यूज़ माई कोड SN Live। एंड देयर आफ्टर फिर आपको ये कोर्स में मिलेगा क्या? तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर अवेयर क्या है माई स्कोर 300+ मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। एंड इन दैट कैपेसिटी आई एम अवेयर ऑफ द निटिग्रिटीज ऑफ द एंटायर हिस्ट्री ऑप्शनल, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई हैव डिजाइन दिस एंटायर कोर्स फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस इटसेल्फ। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 140 to 160 lectures I am going to take, and in this 140 to 160 lectures I am going to develop your critical analytical capability। कि जो हिस्ट्री जो है वो कोई रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, एनालिटिकल सब्जेक्ट है। एंड वो एनालिसिस हम लोग को काफ़ी अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। एंड वंस वी हैव डेवलप दैट एनालिसिस, दैट इज़ प्राइमरी स्किल, तो सेकेंडरी स्किल दैट इज़ टेस्ट सीरीज, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 टेस्ट आर अवेलेबल। ये 12 टेस्ट से व्हाट वी आर गोइंग टू गेज इज़ बेसिकली और आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी, कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है एंड जो नॉलेज आपने गेन किया वो पेपर पे कैसे उतारना है। तो वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली डिज़ाइन कोर्स इट इज़ गाइज। इसमें प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी स्किल दोनों आपकी आई एम गोइंग टू डेवलप। एंड दिस पर्टिकुलर कोर्स इज़ अवेलेबल टू एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट ऑफ 13,999। अब सेल चल रहा है इफ़ यू यूज़ माई कोड SN Live। तो हरी अप गाइज। अब 24 वाले बच्चों के लिए तो इट इज़ टू लेट नाउ, बट 25 वाला जो बच्चा ऑब्वियसली the sooner you start the better it is for you। अगले 6 महीने you can focus upon your optional
एंड देयर आफ्टर फिर जून जुलाई बाद यू कैन शिफ्ट टू योर जीएस प्रिपरेशन, ताकि दिसंबर तक यू कैन कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर द एंटायर यूपीएससी. So do not waste time, guys. This is the very fantastic opportunity available to you at a very earliest time period. So I hope to see you in the class, guys, on the 29th of January. That will be it from my side, guys. We'll be meeting again then tomorrow. अब ये इसको थोड़ा सा I hope मैं continue रखूँगा. And अगर इसकी PPT जो आपको Telegram चैनल पे मिल जाएगी and Instagram चैनल पे, you can out that you having. So thank you so much, guys. I'll be stopping this. Thank you so much. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.